उसकी वजह से बैक पेन होता है। ओके, स्पॉन्डिला जो आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्डिलाइसिस, वो हम स्टार्ट करेंगे। और एक रह गया है वो आईवीडीपी है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, सॉरी, वो हम आज कवर अप कर देंगे। स्पॉन्डिलोसिस में हम 4 टाइप देखेंगे, क्योंकि पूरा स्पाइन को इन्वॉल्व करता है। तो सर्वाइकल के जो हमारे बोन्स है 7, फिर थोरेसिक के, फिर लंबर के, और ये मल्टी लेवल पे भी होता है, राइट। तो स्पॉन्डिलोसिस में ऐसे बोला गया, मैं बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन। क्लियर है, विजिबल है? यस मैम। ओके, स्पॉन्डिलोसिस, देयर इज नो प्राइमरी इन्फ्लेमेशन, स्टार्टिंग में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं रहता है। इट इज वेयर एंड टेयर ऑफ स्पाइन, मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं है स्टार्टिंग में, बट जब वेयर एंड टेयर रेगुलर ज्यादा स्पाइन का यूज होता है, कोई भी रीजन जो हम आगे देखेंगे उसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, राइट। स्पॉन्डिलोसिस रेफर्स टू अ डीजनरेटिव प्रोसेस अफेक्टिंग द वर्टेब्रल डिस्क एंड फैसेट जॉइंट। जो भी हमारे वर्टिब्रे है, एक एक राइट, जो हमारे 33 वर्टिब्रे है, या तो हम 26 बोलेंगे, उसके बीच में जो डिस्क है, राइट, जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट या तो जेली टाइप सब्सटेंस है, जो हमारी स्पाइन को ऐसे प्रॉपर मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, उसमें डीजनरेशन चालू होता है। ओके, और हमें मूवमेंट में या तो जो भी उसके रिलेटेड नर्व्स है वहां से पास होती है, उसमें इफेक्ट होता है। इट प्रोग्रेस स्लोली, इट डज नॉट स्टार्ट सडनली, मतलब ये एक्यूट कभी नहीं होता है, धीरे धीरे क्रॉनिक डेवलप होता है। और इसके कॉजेस क्या बोले गए कि स्पॉन्डिलाइसिस कैसे होता है? अगर रॉन्ग पोस्चर, आप गलत तरीके से बैठोगे, चलोगे, वॉटेवर जो है वो गलत पोस्चर है। पुअर मसल स्ट्रेंथ, आपके मसल्स बहुत ही वीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर, ज्यादा देर तक जिनको काम करना पड़ता है एक ही काम, जिसपे या तो गर्दन पे या तो कमर पे, बैक पे, जहाँ पे भी प्रेशर आता है। रिपीटेटिव स्ट्रेनियस लिफ्टिंग, मतलब जिनको रेगुलर डे टू डे लाइफ में लिफ्टिंग करना पड़ता है, वजन वाला काम उठाना पड़ता है, राइट, वैसे करना पड़ता है। या तो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो जैसे कि लॉन्ग ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जिनको राइट अप डाउन करते हैं, जो लोग बहुत लंबी जगह पे जाते हैं, बैठना पड़ता है, उन लोगों को भी होता है। और स्ट्रेस की वजह से भी बोला गया है कि ये होता है, राइट। ये हमारा स्पाइन है, जहाँ पे भी आपको सी शेप दिखे, दैट इज या तो सर्वाइकल का है या तो लंबर रीजन का है, राइट, जो कर्व शेप दिखता है। तो इसमें क्या होता है, डिस्क जो बीच में, ये हेल्दी डिस्क है, राइट, ये ऊपर सब हेल्दी डिस्क है, बट ये डिस्क का डीजनरेशन हुआ, पूरी घिस गई या तो छोटी हो गई है। और यहाँ पे छोटे 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 ऑस्टियोफाइट्स भी दिखते हैं। हमने कहाँ पे देखा था ऑस्टियोफाइट्स, कहाँ पे, और एक जगह पे हमने देखा था कि डेवलप होने लगते, छोटे छोटे बोन्स डेवलप होने लगते यहाँ पे बॉर्डर पे। नहीं मैं हेलो। गाउट में देखा था मैम। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने देखा था कि छोटे छोटे बोन्स डेवलप होने लगते हैं। ओके, और ये इसको लिपिंग बोलते हैं। लिपिंग मतलब अपने लिप्स रहते हैं, राइट, उसके जैसा ये स्ट्रक्चर होने लगता है। दिख रहा है, ये प्रोट्रूड होने लगता है, ये बोन है वो ऐसे दब के बाहर निकला है। दिख रहा है क्या, पिक्चर में क्लियर है? इसको लिपिंग बोलते हैं। ऐसे अपने लिप्स के जैसा, अपने होंठ है ना, उसके जैसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा हो जाती है। ये कैसे एकदम स्मूथ है, स्ट्रेट, दिस इज नोन एज लिपिंग ऑफ बोन। तो ये समझ में आया, डिस्क पूरी डिजनरेट हो गई है, घिस गई है, दब गई है, और छोटे छोटे बोन्स यहाँ पे फॉर्म होने लगते हैं, राइट। क्लिनिकल पिक्चर्स मतलब क्या होगा इनको, पेन होगी नेक में या तो बैक पार्ट में, स्टिफनेस जकड़न भी होगी, और पेन जो है वो लिम्स तक रन करेगी, मतलब पूरे लिम्स में जाएगी, हाथ या तो पैर में, दोनों जगह पे पेन चालू हो जाएगा। प्रेशर ना यहाँ पे आ रहा है सर्वाइकल, मतलब सॉरी, अपने बोन्स पे, स्पाइन पे, वहां से स्टार्ट हो रहा है, बट पूरा पेन कहाँ तक जाएगा, हाथ या तो पैरों तक जाएगा। जैसे कि टिंगलिंग होगा, नमनेस होगी, इस टाइप की फीलिंग होती है। पैथोफिजियोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, अभी हमने देखा ना कि ऑस्टियोफाइट्स हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था, राइट। तो जनरली स्पॉन्डिलोसिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन भी बोला जाता है, जिसमें लॉस ऑफ वाटरी कंडीशन, जो डिस्क है हमारी जेली टाइप रहती है, राइट, उसमें वाटरी पार्ट ज्यादा रहता है, वो लॉस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके,
Due to because of repetitive stress, cracks appears in the outer portion of disc. Central portion dehydrates and shrinks. जो भी रिपीट उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर आ रहा है, राइट, हमने जो आगे देखे ना कि लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है या तो वजन उठाना पड़ता है, वेयर एंड टेयर डेली लाइफ में ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, यूज हो रहा है, उसकी वजह से जो क्रैक्स हो जाती है, जो डिस्क है, आगे हमने पिक्चर भी डाला है डिस्क का, उसके क्रैक्स हो जाती है आउटर पोर्शन में, और जो सेंट्रल पोर्शन है वो श्रिंक हो जाए या तो डिहाइड्रेट, मतलब पानी का जो पार्ट है वो कम हो जाता है। ये मैंने बोला ना, लिपिंग एंड डीकैल्सिफिकेशन, मतलब कैल्शियम कम हो जाता है और लिपिंग जैसा शेप, लिप्स जैसा ऐसे वेवी शेप हो जाता है वर्टिब्रल बॉडीज का, जो हमारे थे ना एक एक स्पाइन उनका। और लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी चालू हो जाते हैं, और ऑस्टियोफाइट्स भी जो हमने देखे वो बनने लगते हैं, और प्रेशर जो नर्व उधर से निकल रही है ना, उनके ऊपर प्रेशर चालू हो जाएगा। दीज ऑस्टियोफाइट्स में कॉज प्रेशर ऑन नर्व्स एंड प्रोड्यूस पेन अलोंग द कोर्स। जहां जहां वो नर्व जाएगी वहां वहां जिनको ये प्रेशर आ रहा है उनको पेन होगा। अगर वो पूरे मेरे हाथ में पास हो रही है, हाथ की नर्व है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है मुझे, तो पूरे से जितना प्रेशर है, जितनी नर्व डैमेज दब रही है उतना पूरे उंगलियों तक भी जा रहा है, या तो कभी कभी शोल्डर तक भी रहता है। जितना प्रेशर है, जितनी दब रही है, उसके हिसाब से पेन होता है। क्लियर है यहाँ तक स्पॉन्डिलोसिस? ये यस मैम। पूछे गए, हाँ, क्वेश्चंस पूछे गए इससे बहुत सारे। ओके, क्लिनिकल मैनेजमेंट बोला गया, या तो पेन किलर्स भी, या तो अगर इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रिस्क्राइब करते हैं, मसल रिलैक्सेंट भी कभी कभी यूज करते हैं, हीट एप्लीकेशन भी देते हैं, जैसे गर्म पानी की थैली है वगैरह वो यूज करते हैं, पोस्चर करेक्शन भी किया जाता है, डाइट और रेस्ट भी इनको बोला जाता है। आप थोड़े टाइम रेस्ट करो तो वो हील धीरे धीरे, अगर ज्यादा डैमेज नहीं है तो धीरे धीरे उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और वो हील हो जाता है, अगर प्राइमरी स्टेज है तो। अगर हम योगिक मैनेजमेंट बोले तो आसनास, इन प्रेजेंस ऑफ पेन नो एक्सरसाइज, जब आपको बहुत पेन हो रहा है तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जस्ट रेस्ट करेंगे। जब पेन थोड़ा सा कम हो जाए या तो सबसाइडेड हो जाए तब आप पोस्चरल करेक्शन आसनास दे सकते हैं। अगर सर्वाइकल है तो मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, वो पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके दूसरे क्या एलिमेंट है, एज क्या है, सब सब चीजें देख के उसको हम मॉडिफाई करेंगे कि इनको ये आसन देना है, इनको नहीं ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ओके, एवरीथिंग विल बी सीन। ऐसे नहीं कि ये सभी हम दे ही सकते हैं, वो पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम दंडासन, अर्धकटी चक्रासन, गोमुखासन, पद्मासन, ये सब स्पाइन को सीधा रखते हैं या तो पोस्चरल करेक्शन करते हैं, राइट, ये सब इनको हम दे सकते हैं। बट जब पेन थोड़ा सा कम हो जाए या तो पेन ना हो तब ताड़ासन, वृक्षासन, और अगर लंबर रीजन में है तो अर्धकटी चक्रासन, त्रिकोणासन, सुप्त उदराकर्षण विथआउट एक्सट्रीम नेक ट्विस्टिंग, नेक ट्विस्टिंग उनको नहीं बोलेंगे, एक पादुत्तानासन, अनंतासन, जबकि हाथ, क्योंकि ये साइडवेज का आसन है और हाथ मतलब हेड को पूरा सपोर्ट देना चाहिए हाथ से, राइट, प्रॉपर सपोर्टेड हेड होना चाहिए। अर्धशलभासन, फोरहेड सपोर्टेड, जब हम अर्धशलभासन करते तब भी हमारा आगे वाला हेड, फोरहेड है, वो उसको प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए। सेतुबंध, एक पाद धनुरासन, ऑप्शनल है, अगर दे सकते हैं तो ही देना चाहिए। और चाइल्ड पोज है विथआउट फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक, नेक को हम सीधा देखेंगे, पूरा नीचे नहीं डालेंगे। और अर्धनौकासन। ओके, ये भी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। प्राणायाम दे सकते हैं, चेस्ट ओपनिंग, बंद में मूल बंद और उडियान बंद, मेडिटेशन भी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम खास देखेंगे कि क्या नहीं, क्योंकि जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऐसी ही चीज डाली जाती है कि क्या, चार ऑप्शन रहते हैं उसमें से दो दे सकते हैं और दो नहीं, जनरली ऐसे ही रहता है, या तो एक ही रहेगा या तो एक नहीं रहेगा, तीन करेक्ट होंगे एक रॉन्ग होगा। ओके, तो ये हम खास देखेंगे कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो उनको हम शीर्षासन नहीं देंगे, मत्स्यासन भी नहीं देंगे, क्योंकि ज्यादा प्रेशर आता है पूरे बॉडी का इनके ऊपर। ओके, चक्रासन, सुप्त वज्रासन, सर्वांगासन एंड हलासन एंड झालरधर बंद भी अगर सर्वाइकल है, क्योंकि वो पूरा फॉरवर्ड बेंड होना पड़ता है, राइट, तो वो भी हम नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। नहीं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलोसिस में? हेलो, नो आगे मैम। चलें? या आगे चले?
यस। इसको आईवीडीपी या तो पीआईवीडी या तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जो भी है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो डिस्क है हमारे स्पाइन के मंड के, जो बोलते हैं ना एक एक फैसेट है, उसके बीच में जो डिस्क है उसके बारे में हम देखेंगे कि, क्योंकि नाम से ही मालूम होता है कि प्रोलैप्स्ड मतलब, प्रोलैप्स्ड मतलब क्या, वो एकदम लैप्स हो चुका है, जो भी उसकी एक्चुअल बाउंड्री है उससे बाहर आने लगा है, राइट। जो भी हमारे इंटरवर्टिब्रल दोनों वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क है उसके रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये डिसीज में क्या होता है, नो आसन भी नहीं पूछेंगे, एक्चुअली इसकी पैथोफिजियोलॉजी या तो उसका स्ट्रक्चर क्या चेंज हो रहा है वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो हम जनरली सभी डिसीजेस जो भी हमने अभी तक कवर किए, कि गाउट है, सर्वाइकल है, उसमें क्या चेंज होते हैं वो हम खास याद रखेंगे। तो पीआईवीडी या तो आईवीडीपी में क्या होता है वो हम देखेंगे। इसमें जो हमारी दोनों वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क है वो प्रोलैप्स हो जाती है, पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। इट्स अ प्रोट्रूशन, प्रोट्रूशन एक टिपिकल वर्ड अगर हम बोले, प्रोट्रूड करना मतलब बाहर की ओर निकलना। अ, हिंदी में बोलते हैं ना बहिःसरण, ऐसे शायद बोलते हैं, जो भी है उससे थोड़ा बाहर आना, राइट, उसको प्रोट्रूशन बोलते हैं। जो भी डिस्क है हमारी वो थोड़ी प्रोट्रूड हो जाएगी। ओके, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में दो टाइप रहते हैं, एक तो आउटर और एक इनर। आउटर में एक फाइब्रस लेयर रहता है और अंदर एक जेल टाइप चीज रहती है जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। ओके, जो जेल पोर्शन है वो बाहर आने लगता है, राइट, जो फाइबर ये बाहर की लेयर है उसको थोड़ा हटा के वो बाहर निकलने लगता है, जिस जेल। ओके, और उसके चार स्टेजेस भी बोले, दिस इज थ्री नहीं है, ये चार है, चार स्टेजेस या तो चार ग्रेड भी उनको बोल सकते हैं। पहला, जेल पोर्शन बल्जेस बट रिमेन्स इनसाइड द आउटर फाइब्रस लेयर। ये मैं पिक्चर से ही आपको समझा देती हूँ, थियरी से बेटर है ये पिक्चर। ठीक है, ये फर्स्ट है, दिख रहा है, ये आउटर फाइब्रस लेयर और ये अंदर जेल है, जेल वो थोड़ा सा प्रोट्रूड हुआ है, राइट, थोड़ा सा ही बाहर आया है, दिस इज फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में ये थोड़ा और बाहर आने लगा, पूरी फाइब्रस लेयर को कट करके बाहर निकला है। थर्ड स्टेज में एकदम बाहर ही आ चुका, दिस इज द वर्स्ट कंडीशन, फोर्थ वाला। ओके, और इसकी वजह से जो हमारी नर्व्स निकलती है, राइट, वर्टिब्रेस के बीच में से, उनके ऊपर प्रेशर आने लगता है। यहाँ पिक्चर क्लियर है ताकि हम आगे जो थियरी पार्ट पढ़ रहे हैं वो आपके मतलब समझ में आ जाए। एनीवन प्लीज रिप्लाई। ये हमारी यस डिस्क मैम। है, ये जो दोनों वर्टी एक सभी डिस्क ऐसी ही रहती है, राइट, एक सिंगल ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। ओके, तो ये नंबर वन जो हमने देखा, जो ये चारों है ना, वो ए बी सी, और भी हमने जो पिक्चर देखे ना उसके रिलेटेड ही है। और ये पिक्चर डाला है कि हमारी स्पाइन है, और अगर ये देखें तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है, ये जेल है, ये फाइब्रस सेक्शन और अंदर जेल हुआ है। देखिए हर्निएट, हर्निया मतलब जब कोई भी लेयर को कोई भी चीज बाहर पुश करके बाहर आने की ट्राई करती है, राइट। हर्निया एक डिसीज है, मालूम है ना सभी को, जो यस पूरे मैम। अपने एब्डोमिनल जी रीजन मैम। में, यस, कहाँ से भी हो सकता है। तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं, अगर किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है तो उनको ज्यादा जो अपना एब्डोमिनल पार्ट है वो बैकवर्ड नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि और वो स्ट्रेच होगा और वो हर्निएटेड पार्ट है वो बाहर आ जाता है, राइट। ये जस्ट खाली इंफॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी डिस्क जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क वो पूरी हर्निएटेड, मतलब पूरा जेल बाहर आ चुका है, दिख रहा है पिक्चर से। ओके, और देखिए ये हर्निएशन की वजह से जो स्पाइनल नर्व है वो दब रही है। ओके, ये हमने जो देखे थे, हर्निएशन एंड रेडिक्यूलोपैथी। व्हाट इज रेडिक्यूलोपैथी, हम किसको बोलते हैं, मतलब जिसकी वजह से कुछ दबता है, या तो ट्यूमर की वजह से दब रहा है या तो नर्व की वजह से दब रहा है, तो उस टाइप को हम रेडिक्यूलोपैथी बोलते हैं। सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी या तो लंबर, या तो जो साइटिका है वो भी वन टाइप ऑफ, क्योंकि वो दब रहा है, राइट। तो ये चारों स्टेज हमने पिक्चर से क्लियर कर लिए, तो वो मैं ऊपर का पढ़ नहीं रही हूँ, जो हमने ए बी सी और डी है ये पिक्चर से एकदम क्लियर है। अगर कभी भी आप फ्यूचर में भी सुनेंगे कि उनको ये हर्निएटेड डिस्क है, तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल का है, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ लेवल। ओके, प्रोसेस क्या है, ये क्यों होता है, या तो ट्रॉमा उसके ऊपर कुछ लग रहा है, या तो हैवी रिपीटिटिव वेट लिफ्टिंग है,
या तो आप ओबेस हो तो ऑब्वियसली स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है और डिस्क के ऊपर आता ही है। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हो उस टाइप की कि जिससे हमारे डिस्क को डैमेज हो, या तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्डाइलोसिस, आपको पहले से ही स्पॉन्डाइलोसिस था और बाद में फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होके आपको आईवीडीपी हो गया है। ओके, मसल वीकनेस है, गलत पोस्चर है, या तो लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिशिएंसी, इसकी वजह से भी आपको आईवीडीपी हो सकता है। पास नहीं जा रहा है ना? इजी है और पिक्चर से एकदम क्लियर था, मतलब जानना है कि क्या होता है यहाँ पे, राइट? लॉन्ग स्टैंडिंग डिफिशियंसी क्या है मैम? सॉरी, लॉन्ग स्टैंडिंग डिफिशियंसी मतलब अगर आप रॉन्ग पोस्चर लेके किसी को ऐसे टेढ़ा खड़ा रहने गया है, ऐसे बोला गया है कि हमें अपने दोनों पैरों पे प्रॉपर वेट बैलेंस करके खड़े रहना चाहिए, राइट? बट कभी कभी ऐसे नहीं होता है, जिनको खड़ा रहना पड़ता है और प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रहते तो हमारे स्पाइन ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, राइट? अगर आप सीधे दोनों पैरों पे बैलेंस करके नहीं खड़े हो, ऐसे ट्राई करिए, मतलब टेढ़े खड़े रहेंगे नहीं कि एक पैर पे वजन आता है तो वो घड़ी घड़ी एक साइड पे प्रेशर आएगा, हमारा पूरा स्पाइन थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा। और ये हमेशा ऐसे बोला गया है कि आईवीडीपी धीरे 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 ऐसे भी डेवलप होता है, क्योंकि हम कंटिन्यूस उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है रॉन्ग पोस्चर की वजह से, और ज्यादा देर आप खड़े रह रहे हो। मैम, थैंक यू। डिजेनरेटिव चेंजेस मेक द डिस्क ससेप्टिबल टू ट्रॉमा। व्हाट इज ससेप्टिबल? मतलब इजीली अफेक्ट हो जाएगा, और ये डिजेनरेशन तो हो चुका है और ये डिस्क पूरी एकदम तुरंत इफेक्ट हो जाएगी। अगर कुछ भी ट्रॉमा हुआ उसके ऊपर, छोटा सा भी ट्रॉमा हुआ तो भी वो इफेक्ट हो जाएगी। एनी ट्रॉमा विच सडनली इंक्रीजेस द प्रेशर विल रिजल्ट रैप्चर ऑफ आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द डिस्क। अगर अचानक कोई सडनली ट्रॉमा आता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है और तुरंत ही वो रैप्चर होके फाइब्रस लेयर से पूरा जेल बाहर आ जाएगा, राइट? ट्रोमा तो हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा, बट अगर किसी दिन, मैंने कल बोला था ना, थोड़ा थोड़ा रोज रबर को खींचते, ऑलरेडी वीक है और एक छोटा सा भी कुछ हुआ तो वो तुरंत टूट सकता है। देखिए, रेडिकुलोपैथी, रेडिकुलोपैथी मतलब पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नर्व इज रेडिकुलोपैथी। जैसे कि साइटिका में, साइटिका में जो हमारे दो वर्टिब्रे हैं लंबर में, उसमें कभी भी नर्व की वजह से, जब चेंज की वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर होता है तो उसको हम रेडिकुलोपैथी, अगर ये सर्वाइकल रीजन है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, लंबर है तो हम लंबर रेडिकुलोपैथी भी इसको बोल सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हैं, पेन होगा, पेन इन रेस्ट्रिक्टिव रिंग, क्योंकि जहां नर्व जाती है वहां पे आपको पेन होगा, टिंगलिंग होगा, नमनेस होगी, मसल वीकनेस फील होगी। इन लंबर केसेस बैक एक्सटेंशन रिलीव्स पेन एंड फॉरवर्ड बेंडिंग एग्रावेट्स द पेन। ये हमें खास याद रखना है कि अगर आईवीडीपी है और लंबर रीजन में वो डिस्क अफेक्ट हुई है तो हम उनको कभी क्या नहीं देंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड बेंडिंग। यस, फॉरवर्ड बेंडिंग, क्योंकि उससे और प्रेशर आएगा और नर्व दबेगी और उनको और प्रॉब्लम्स या तो पेन होगा, तो हम हमेशा उनको बैक एक्सटेंशन ही देंगे, ये हमें खास याद रखना है। ओके, और अगर नेक रीजन में है तो भी ऑब्वियसली हम उनको, जैसे कि जालंधर बंद करते हैं वैसे हम उनको नहीं सजेस्ट करेंगे। एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी दी जाती है, नर्व्स के रिलेटेड टॉनिक भी इनको दिए जाते हैं। अगर सीवियर पेन है तो कभी डॉक्टर्स इनको स्टीरॉइड्स भी देते हैं, और डेफिशिएंसी करेक्शन के लिए फिजियोथेरापिस्ट भी ये बोलते हैं। या तो कभी ज्यादा डैमेज है, पूरी डिस्क ही फोर्थ स्टेज में चली गई है तो पूरी डिस्क ही कभी कभी सर्जरी करके चेंज की जाती है। जब फोर्थ लेवल है तो तब हम हमारी योगिक प्रैक्टिसेस नहीं अप्लाई कर सकते, राइट? जब सीवियर कंडीशन है तब हम उनको कभी भी योगिक एक्सरसाइज नहीं सजेस्ट करेंगे, कि वो एक लास्ट स्टेज में चले गए हैं तो सर्जरी विल बी द लास्ट ऑप्शन। ओके, योगिक मैनेजमेंट में उनको प्राणायाम, नाड़ी शोधन, रिलैक्सेशन में डीप ब्रीथिंग, उनका म्यूजिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट, त्राटक भी दे सकते हैं उनको, ओमकार चैंटिंग, योग निद्रा सॉरी, आसन्स में ऐसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स रिक्वायरमेंट, उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाने चाहिए। ऑलवेज कंसल्ट विथ सर्जन इफ एनी सर्जरी इज डन। यस, इनका बहुत खराब सिचुएशन था, सर्जरी हो गई है, वो डिस्क को रिप्लेस किया गया है, तो बाद में धीरे धीरे हम प्रॉपर आसनास की तरफ जा सकते, बट डॉक्टर को कंसल्ट करके। ओके,
मार्जरी आसन कर सकते हैं, अर्धकटी चक्रासन, अर्धशलभासन, अनंतासन, वज्रासन फॉर शॉर्टर पीरियड अगर लंबर रीजन में है, अगर वो बैठ पा रहे हैं तो ही बेबी कोबरा पोज फॉर फ्यू वीक्स एंड देन भुजंगासन with little bending at elbow in lumbar region में है तो okay, or in cervical cases wait for few months and then you can practice मकरासन। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम खास देखेंगे कि क्या वो नहीं करेंगे, राइट। तो शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन क्योंकि ये फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है, थोड़ा सा बेंड हो रहा है, वो सब चीजें हम उनको नहीं करने देंगे, राइट। मत्स्यासन में भी प्रेशर आता है, या तो सर्वाइकल है, नेक के रीजन पे प्रेशर आता है, तो स्टार्टिंग में हम उनको अगर कंडीशन ठीक है तो हम देख सकते हैं, बट मत्स्यासन ना बोला गया है क्योंकि ये बैकवर्ड बेंड है, बट सिचुएशन में ये ज्यादा उनको स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन में डाला गया है। जालंधर बंद क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंड है तो वो नहीं। कपालभाति इनिशियल पेनफुल स्टेजेस ऑफ लंबर पीआईबीडी में नहीं देंगे क्योंकि हम जब कपालभाति करते तो पूरे थोड़े झटके लगते हैं, राइट, और वो भी एब्डोमिनल रीजन की वजह से लंबर पे प्रेशर आता है, तो हम इनिशियल पेनफुल स्टेजेस में नहीं देंगे, बाद में अगर थोड़ा इम्प्रूव है तो उनको दे सकते हैं। और भस्त्रिका में भी झटके लगते हैं, राइट, थोड़ा फास्ट रहता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे देना है कि नहीं देना है, कंडीशन कैसी है उसके ऊपर। दिस इज साइटिका, साइटिका भी उसके अंडर ही आता है, राइट। पेन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटिक नर्व क्योंकि लोअर बैक में होता है, अभी हमने देखा ना लंबर रीजन में जब डिस्क दब रही है, नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उसको हम साइटिका बोलते हैं। और साइटिका में क्या होता है, आपको लोअर बैक पेन में पेन होता है, बटेक्स में पेन होता है, आपके थाई, लोअर लेग एंड फुट तक पूरा पेन डिस्ट्रीब्यूट दिस टाइप, यहाँ से ये निकलती है, राइट। ये साइटिक नर्व दिख रहा है, तो यहाँ जहां तक जाएगी जितना प्रेशर है उतने उसकी इफेक्ट होगी। देखिए ये डिस्क, ये पिक्चर में एकदम क्लियर है, ये बल्जिंग डिस्क है, थोड़ी सी बल्ज हुई है, और ये थोड़ा सा ये येलो कलर की नर्व है हमारी, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, ये दिख रहा है साइटिक नर्व, ये बल्ज डिस्क है, ओके। स्लिप डिस्क की वजह से मसल क्रैम्प, पीरिफॉर्मिस मसल ये हमारे बटेक्स में पाए जाते हैं, तो वहां पे भी आपको होता है पेन। ये एक है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ये खाली जनरल इंफॉर्मेशन के लिए डाला है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट खाली आप देखेंगे कि अगर बाय चांस, क्योंकि ये स्पाइन के रिलेटेड है, बाय चांस अगर पूछा भी गया तो ये क्या है प्रॉब्लम, दिस इज द डिसलोकेशन ऑफ लंबोसेक्रल जॉइंट, जहां हमारा लंबर एंड होता है और सेक्रल बोन स्टार्ट होता है, दैट इज लंबर हमारे 5 बोन है, राइट, और ये फर्स्ट वाला सेक्रल बोन, ये जहाँ पे जॉइंट है दिस इज लंबर, और ये सेक्रल स्टार्ट होता है, वो पूरा, इसमें भी स्टेजेस है, जैसे हमने डिस्क में देखे ना हर्निएटेड डिस्क है, ये हमारी हेल्दी स्पाइन है फर्स्ट पिक्चर में, ये थोड़ा सा स्लिप होके आगे आ गया है, दिख रहा है सभी को, पिक्चर क्लियर है, थोड़ा सा आगे है, उनको ग्रेड दिए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में पूरा स्लिप होके लंबर पोर्शन है वो पूरा स्लिप होके आगे आ गया है। और ये जनरली एथलीट्स वगैरह रहते हैं ना जो स्पोर्ट्स ज्यादातर खेलते हैं, उनको ये देखा गया है, उनमें ये पाया जाता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ओके। पर ये पाया का, ये आप खास याद रखिए, लंबर फिफ्थ जो एंडिंग लंबर वर्टिब्रे और फर्स्ट सैक्रल बॉडी, ओके। ये उनके डिस्प्लेसमेंट है जो हमने पिक्चर में अभी पढ़ा, ये हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मतलब ये एब्डोमिनल पार्ट थोड़ा प्रोट्रूडिंग लगता है, इस टाइप का हो जाता है चेंजेस उसमें, स्पेन इन जॉइंट्स, फिर बटेक्स, थाई वगैरह में, देखो ये एक्स्ट्रा है, तो ये अगर नहीं देखना है तो ठीक है। ये स्कोलियोसिस कल मैंने पढ़ाया था कि पूरा स्पाइन साइडवेज में बेंड होने लगता है, मालूम है ना, जब हमने पढ़े थे काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। काइफोसिस में क्या होता है एनीवन, और ये कहाँ पे होता है, हेलो, अपर बैक मैम। या थोरेसिक रीजन में जो हम्प निकलता है दैट इज नोन एज इंक्रीज्ड काइफोसिस, और लॉर्डोसिस लंबर। लंबर एंड सर्वाइकल में भी कभी कभी ज्यादा, ऐसे नहीं क्या किसी का चेहरा ऐसे क्या बोलते हैं अपने कॉलर बोन से फेस पार्ट थोड़ा आगे ही आ जाता है, राइट,
उसको भी सर्वाइकल एंड लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं, इंक्रीज सर्वाइकल एंड लंबर लॉर्डोसिस। ओके, तो ये स्कॉलियोसिस है, इसमें पूरा स्पाइन साइडवेज में बेंड होने लगता है। दिस इज स्ट्रेट, ये लेफ्ट साइड में गया है, ये भी ज्यादा, ये थोड़ा नीचे से, इस तरीके के चेंजेस होते हैं। ओके, उसका हम नहीं ज्यादा डीप में, ये जस्ट पिक्चर मैंने डाला था कि खाली ध्यान में आए। ओके, तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? मैम मैं पूछ रही थी कि जैसे मेरे पास ऐसे यंग क्लाइंट है लेकिन उनके बेबी क्या ऑपरेशन से हुए हैं, सॉरी, तो सर्जरी तो है पेट में, तो बैकवर्ड बेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं करवानी चाहिए ना? जैसे हम लोग तो बहुत बहुत ज्यादा बेंड होते हैं सूर्य नमस्कार में ओके, या उष्ट्रासन में, धनुरासन में, लेकिन इन लोगों को ज्यादा बैकवर्ड बेंडिंग करानी चाहिए या नहीं? आप पहले क्या बोले, मुझे एक्चुअली सुना ही नहीं दिया। क्या आपका क्लाइंट क्या एक्चुअली फर्स्ट में बोले? सर्जरी से बेबी होता है ना, मेरे पास जो पेशेंट ओके, है मतलब बहुत सारा है, लेकिन सी सेक्शन, सर्जरी है पेट की। सिजेरियन, हाँ सिजेरियन। सिजेरियन सिजेरियन। ओके, ओके, हम्म। तो उनको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं दे सकते ऐसे क्या? हाँ बैकवर्ड बेंडिंग देनी चाहिए कि नहीं? जैसे धनुरासन, उष्ट्रासन, वो तो यंग है सभी तो खूब करते हैं, हाँ, मुझसे ज्यादा बैंड हो जाते हैं कितनी बार। तो करनी चाहिए ना, क्यों नहीं करनी चाहिए? तो सिजेरियन इज ए ऐसे टेम्पररी, मतलब अगर 1 साल हो चुका है, आप कंप्लीटली नहीं हील नहीं, हो उनको चुके हो हैं। गया बेबी, बच्चे तो वैसे बड़े हो गए, किसी के 4 साल के, किसी के 5 साल के। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, थोड़ी ये प्रॉब्लम थोड़ा ही माना जाता है। उनको स्पाइन का हाँ क्या प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना नहीं सिजेरियन। कुछ नहीं है, बस बेबी बच्चे सिजेरियन हुए तो मैं कहा एक बार आपसे पूछूं, क्योंकि वो लोग बहुत नहीं, करते हैं। नहीं, नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिजेरियन से क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। हाँ हमारे जी। ये जो डिसीज हमने कवर किए, राइट, उसमें हमने क्या देखा, सिजेरियन इज नॉट अ डिसीज, वो तो टेम्पररी था, हो गया, यू आर हेल्दी आफ्टरवर्ड। ऑस्टियोपोरोसिस के मेरे पास भी है, ऑस्टियोआर्थराइट्स के, तो मुझे आपसे पढ़ के और बहुत नॉलेज मिला। मैं क्या नेक रोटेशन करवा रही थी 5-5 सेट, लेकिन फिर मैंने बंद करा कल से। क्योंकि अगर है तो ज्यादा नहीं, मतलब आगे की तरफ हम नहीं देंगे, राइट, पीछे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और है हाँ तो पहले थोड़ा हील होने दो, रेस्ट कर, सभी जगह बोला है पहले रेस्ट एंड हील। थोड़े से हील हो जाओ, जब कंडीशन सीवियर है तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, राइट। जी। रेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। जब हील हो जाए, पेशेंट सामने से ही बोले कि नहीं पेनफुल, वैसे भी हम पढ़ते ही है ना स्थिर सुखम आसनम, अगर सुख ही नहीं है, पेनफुल हाँ कंडीशन है, तो कर ही क्यों रहे, राइट। और खराब जी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। जी। वैसे मैं लेती यंग लोगों को ही हूँ मैम, क्योंकि रिस्क रहती है बुजुर्गों की। ओके, तो यहाँ हम्म। तक किसी को प्रॉब्लम है आर्थराइटिस, बैक पेन, आईवीडीपी एंड स्पॉन्डिलोसिस में? नो मैम। तो थोड़े से ऐसे जो प्रीवियस ईयर्स के नहीं, बट दूसरे क्वेश्चंस पूछूं क्या मैं? हेलो, यस मैम। आज तो मुझे ऑब्वियसली बोल के ही पूछना पड़ेगा। स्पॉन्डाइलिटिक में जो उपयोगी आसन है, ओके, और दूसरा ही पूछती हूँ, रुकिए, इसमें मुझे एक तो हिंदी में है थोड़ा सा। ओके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जालंधर बंद वर्जित है, उचित है, उत्तम है या अति उत्तम है? वर्जित है। वर्जित है मैम। वर्जित है। ओके, गेरंडे संहिता के अनुसार, मतलब इसमें ऐसे ही लिखा गया है कि जालंधर बंद निम्न रोगों में नहीं करना चाहिए: हृदय रोग में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, उच्च रक्तचाप, या तो उपरोक्त सभी में। जालंधर बंद नहीं करना चाहिए किनको? हार्ट डिसीज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को। तो फिर उच्च रक्तचाप वालों को करना चाहिए जालंधर बंद। ऑल मैम, किसी ने भी ऑल नहीं होगा। करना चाहिए, यस, किसी ने भी नहीं जिनको करना चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या तो हाई बीपी है, उन सभी को ये नहीं करना चाहिए। गेरंड के अनुसार गर्भवती स्त्रियों के लिए उद्यान बंद है वर्जित, उचित, उत्तम या अति उत्तम? वर्जित। 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 ओके, फिर एक मिनट है। राइनाइटिस के उपचार हेतु उपयोगी योगाभ्यास है सुखासन, नेति कर्म, सूर्य नमस्कार या पद्मासन? एनी वन? नेति राइनाइटिस, कर्म। नेति नेति कर। नेति कर्म। only one is there. Okay,
उच्च रक्तचाप या ना तो हाई बीपी में निम्न प्राणायाम का अभ्यास उपयोगी है। ऑप्शन है नाड़ी शोधन, शीतली, शितकारी या तो अबाव ऑल। एबव ऑल। All, ma'am. यस। यदि किसी को हृदय रोग है तो उसे निम्न अभ्यास करना चाहिए या शुड बी प्रैक्टिस। शवासन, योग निद्रा, अनुलोम विलोम या अबाव ऑल। कौन All. सा एबव ऑल। Yes, ऑल। yes. ध्यान का प्रभाव, जो मेडिटेशन हम बोलते हैं, उसका प्रभाव होता है फिजिकल, मेंटल, मनोशारीरिक या अबाव ऑल। मेंटल। मनोशारीरिक। हाँ मैम, C. A और B मनोशारीरिक। को मिला के ही C बना है ना, हाँ, तो तो हम डी नहीं बोलेंगे ना, हाँ डी नहीं हाँ बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट दो को मिला के ही सी बोला गया है। वो तो खाली जी। फिजिकल है, खाली मेंटल मैम है। मैम यस फिर से बोलिए ना एक बार क्वेश्चन रिपीट। यस 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 बोलती हूँ। ध्यान का प्रभाव होता है ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी मनोशारीरिक एंड ऑप्शन डी अबाव ऑल। मनोशारीरिक। यस सी ही आएगा। मूर्छा प्राणायाम निम्न में वर्जित है। ओके, शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन किस में? हाई बीपी, चक्कर आना, मस्तिष्कीय चोट या तो अबाव ऑल। All. ऑल। एबव ऑल। यस, किसी में भी हम मूर्छा प्राणायाम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किन के लिए प्रोहिबिटेड है? या तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 1 बैठकर, नंबर 2 शल्य क्रिया के पश्चात, नंबर 3 कान संक्रमण में या नंबर 4 गले के रोगों में। किसमें नहीं करना कान चाहिए? संक्रमण में। ईयर। कान के मैम संक्रमण में। second यस यस वेरी गुड। क्या था वो कान? ये वापस रिपीट हुआ। मैम इसमें सेकंड ऑप्शन क्या था? बैठकर, शल्य क्रिया के पश्चात, कान संक्रमण में या गले के रोगों में। शल्य क्रिया मतलब कोई सर्जरी? सर्जरी सर्जरी। के बाद, यस। ओके। और जब कान में इंफेक्शन है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना नहीं करना चाहिए। ब्रोंकाइटिस जो हमने पढ़ा के उपचार में उपयोगी योगाभ्यास है नेति, सूर्य नमस्कार, शक्तिबंध समूह वाले आसन या तो अबाव ऑल। नेति। वापस एक एबव बार। ऑल। मैम Yes. C ऑप्शन क्या था? साइनोसाइटिस में उपयोगी है सुखासन, सॉरी ब्रोंकाइटिस बोला था ना मैंने, सॉरी ब्रोंकाइटिस हाँ के उपचार में उपयोगी है नेति, सूर्य नमस्कार, शक्तिबंध समूह वाले आसन एंड अबाव ऑल। अबव ऑल। यस अबाव ऑल ही आएगा। नेक्स्ट इज एस्थमा। एस्थमा के रोगी को भोजन नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए? राइट, अर्ध तरल, गरिष्ठ, सुपाच्य या तो सात्विक। कैसा नहीं करना चाहिए? अर्ध तरल, गरिष्ठ। गरिष्ठ, गरिष्ठ। मीनिंग क्या है इसका? मुझे आई थिंक हैवी ना, हैवी फूड ना। गरिष्ठ यानी हैवी। हाँ, भारी भोजन न करें। यस यस ओके ओके। ओके। नेक्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज के रोगी हेतु उपयोगी योगाभ्यास है, हेल्पफुल है वस्त्र धोती, वमन धोती, कपालभाति या तो उपयुक्त सभी। मधुमेह या तो डायबिटीज में वस्त्र धोती, वमन धोती, कपालभाति या अबाव ऑल। अबव ऑल। यस। मधुमेह के रोगी हेतु उपयोगी आसन जो डायबिटीज में हेल्पफुल है, शशांक आसन, भुजंगासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन या तो अबाव ऑल। ऑल। ओके। फिर यस, जब मंदाग्नि को क्या बोलते हैं? जिनका लो डाइजेस्टिव फायर है उनको मंदाग्नि का प्रॉपर वर्ड। हेलो हेलो। मैम उसको मंदाग्नि ही बोलेंगे शायद आयुर्वेद के नहीं नहीं अकॉर्डिंग नहीं, ना। इंग्लिश में पूछ रही हूँ। हम लो मेटाबॉलिक रेट बोल सकते हैं। हाँ हाँ ना। ओके ओके।
मंदाग्नि के उपचार हेतु निम्न आसन उपयोगी नहीं है, नॉट हेल्पफुल. ओके, फर्स्ट इज हलासन, सेकंड इज भुजंगासन, थर्ड इज शवासन, फोर्थ इज सूर्य नमस्कार. शवासन. शवासन मैम. यस यस. और एक है पेप्टिक अल्सर में उपयोगी आसन नहीं है, नॉट हेल्पफुल इन पेप्टिक अल्सर. फर्स्ट इज शशांकासन, शवासन, मयूरासन, मकरासन. कौन से हेल्पफुल? मयूरासन. मयूरासन. ओके. अतिसार के उपचार में उपयोगी आसन है, अतिसार के उपचार में ओके हेल्पफुल है शशांकासन, सुप्त वज्रासन, शवासन या तो अबाव ऑल. शवासन. ऑल आएगा ना. यस यस यस, क्योंकि और रिलैक्सिंग मैम है ना. अतिसार दोबारा से करना क्वेश्चन. हाँ मैम. यस यस. अतिसार के उपचार में उपयोगी आसन है शशांकासन, सुप्त वज्रासन, शवासन या तो अबाव ऑल. मैम इसमें शवासन ही आएगा क्योंकि सुप्त वज्रासन में तो हमारे इंटेस्टाइन तो मतलब वो होते हैं ना, तो मैम अतिसार में तो वो नुकसान करेगा. अतिसार डायरिया. मतलब डायरिया. डायरिया डायरिया. डायरिया. डायरिया ना. हाँ तो उसमें मैम उसमें सुप्त वज्रासन नहीं कर करेंगे. सकते. नहीं करेंगे मैम. हो सकता है, बट ये बुक में इन्होंने ना ऐसे बोला है कि किया और जा मैम सकता इसमें है. मयूरासन भी ऑप्शन दिया था ना आपने. नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं दिया था. मयूरासन इसमें नहीं था, वो पेप्टिक अल्सर में था और वही ऑप्शन था. पेप्टिक अल्सर में उपयोगी आसन नहीं है, तब हमने मयूरासन टिक किया था, क्योंकि उसमें 3 रिलैक्सेटिव थे राइट, शशांक, शवा और मकरासन, और मयूरासन ही था जो नहीं किया जा सकता राइट पेप्टिक अल्सर में, वो अलग था. हाँ ठीक है. एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है तो उसे क्या करना चाहिए? भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, कपालभाति या तो अबाव ऑल. ऑल. अबव ऑल. 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 मोटे व्यक्तियों मैम के लिए इससे पहले का क्या था? अतिसार में अतिसार का आंसर क्या था? उसमें अबाव ऑल दिया गया है, बट देखा ना कि सुप्त वज्रासन में ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है हमारा एब्डोमिनल रीजन. अतिसार क्या होता है? डायरिया. डायरिया. मैम है ना, शवासन ही देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर ज्यादा बॉडी खींचेंगे तो डायरिया और बढ़ेगा. जी जी. या आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, शवासन ही, कि क्योंकि 10 में हम खुद शशांकासन. ही सोए रहते हैं. या शशांकासन. ऐसा नहीं, सुप्त वज्रासन बिल्कुल नहीं कर सकते, यस, उसमें तो खींचते ही है आता हमारी. आई थिंक ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो शंख सकता है. प्रक्षालन में भी तो रेस्ट करने को ही बोलते हैं ना इसके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मोटे व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, नॉट हेल्पफुल, अधिक उपयोगी नहीं है वस्त्र धोती, नौली कर्म, दीर्घ शवासन या तो वमन धोती. मोटे व्यक्तियों के लिए नहीं दीर्घ है. शवासन. दीर्घ शवासन. यस. ओके, नेक्स्ट. एक मिनट. गठिया या तो आर्थराइटिस का उपचार निम्न से संभव नहीं है. उपचार संभव नहीं है. हाँ, आर्थराइटिस में इससे उपचार संभव नहीं है. फर्स्ट इज गर्म तेल से मालिश, सूर्य नमस्कार, गर्म पानी का शेक या तो बर्फ का सेक. बर्फ का सेक. बर्फ का सेक. यस, एकदम सिंपल था क्योंकि उन्हें हम गर्म चीजें करने को बोलते हैं राइट. माइग्रेन होता है, एकदम इजी है, कमर में, पूरे सिर में, गर्दन में या आधे सिर में. आधे सिर में. एक मिनट, अच्छा लेते हैं. षट कर्म का निम्न अभ्यास कोलाइटिस में उपयोगी नहीं है. षट कर्म का निम्न अभ्यास कोलाइटिस में उपयोगी नहीं है. वमन धोती, त्राटक, नेति, लघु शंख प्रक्षालन. लघु शंख प्रक्षालन. वापस एक बार रिपीट करूं. हाँ हाँ दोबारा करिए. षट कर्म का निम्न अभ्यास कोलाइटिस में उपयोगी नहीं है, जस्ट इट इज नॉट हेल्पफुल.
कौन सा हेल्पफुल नहीं है? वमनधोती, नेति, लघु शंख प्रक्षालन और त्राटक। त्राटक। यस, बाकी तो नेति भी हेल्पफुल है, वमनधोती से भी हेल्पफुल हो सकता है, लघु शंख प्रक्षालन तो बोला गया है ऑलरेडी करने को। पर मैम मैम, मैंने सोचा कोलाइटिस जब हो तब तो नहीं कर सकते ना, क्यों जब नहीं कर सकते? क्यों लघु शंख प्रक्षालन क्यों नहीं कर सकते? कोलाइटिस में बड़ी आंत में जब छाले पड़ जाते हैं तो हाँ, फिर करेंगे तो उस टाइम पेन नहीं होगा मैम? लघु शंख प्रक्षालन में उल्टा वो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक आपका क्लियर हो रहा है, लघु बोला जी है, मैम। right? उल्टा पानी से हील होगा ना, पूरा मल या तो जो भी चीजें हैं, इन्फेक्शन है, वो सब क्लियर अप हो जाएगा। और उनको बाद में भी बोला जाता है ना कि लाइट फूड लो, रेस्ट करो मैम प्रक्षालन के बाद। यहाँ जी पे मैम, जो जी मैम। बाकी के ऑप्शंस थे ना, लेकिन वमन मैम तो त्राटक का कोलाइटिस से क्या रिलेशन है? त्राटक हाँ, तो तो इसलिए आंखों तो पे बोला है ना कि हेल्पफुल नहीं है, अच्छा, वही हेयर क्वेश्चन फूल, था। वही मुझे लगा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है। है वमन में भी तो मैम छाले पे चोट आएगी वमन करेंगे तो। ये ऑप्शन, वही तो क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से पूछा गया था। मैम ओके, अगर ना हम वमन या फिर नेति करते तो वो भी एक तो ये अपर डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन होता है, और इससे नेति से तो आँख या इसके जो प्रॉब्लम्स है वो ये होते मैं हैं, बट बोली ना, हमेशा कोलाइटिस पूछा ना है ऐसे तो क्वेश्चंस में ना, हमेशा आपने देखा क्या, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक का भी है ना तो ऑप्शन में नेति रहता है, मालूम है क्या? क्योंकि या मैम तो वो, एक्चुअली अगर देखा हाँ जाए क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि कौन सा करना चाहिए, मतलब हाँ, वो बट एक ही होगा कि लघु प्रक्षालन। यस, इन्होंने खाली पूछा उपयोगी नहीं है, तो वो तीनों तो उपयोगी है, सिचुएशन जो भी है उसके हिसाब से यूज करेंगे, बट उपयोगी तो है ना, वमन, नेति और प्रक्षालन तीनों उपयोगी है कोलाइटिस में। फ्रीक्वेंसी और रिक्वायरमेंट ओके वो मैम। देखना पड़ेगा, बट त्राटक तो कैसे यूजफुल हो सकता है उसमें, राइट? जी मैम आप ये क्वेश्चन कौन सी बुक से कर रहे हो? ये वाली है योग मंजूषा बाय डॉक्टर कविता भट्ट। अच्छी बुक ओके है, हाँ, बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। ओके, और एक पूछूंगी, गठिया के रोगी को निम्न आसन से लाभ होगा। ओके, गठिया के रोगी को निम्न आसन से लाभ होगा, बेनिफिट होगा। अकर्ण धनुरासन, शशांक आसन, मार्जरी आसन, या तो अबाव ऑल। बेनिफिट होगा। ऑल। यस, यस, यस। नेक्स्ट उसके रिलेटेड ही है, गठिया या तो जिनको आर्थराइटिस है वो रोगी, पूरा हिंदी में ही पढ़ती हूँ, सॉरी। गठिया या आर्थराइटिस के रोगी हेतु उपयुक्त प्राणायाम ऑप्शन है, उनके बेनिफिट के लिए कौन से प्राणायाम यूजफुल है? भस्त्रिका, सूर्य भेदी, नाड़ी शोधन, या अबाव ऑल। अबव ऑल। ऑल। जिनको आर्थराइटिस है वो सभी कर सकते हैं। एक मिनट, एकदम सिंपल है। इसबगुल का सेवन उपयोगी है उल्टी में, खांसी में, पेचिस में, या तो कब्ज में। आई डोंट नो व्हाट इज कब पेचिस। में? कब कब्ज। में मैम? ये तो इजी है, बट ये पेचिश इसका क्या है? सेवन पेचिश, मतलब कैसे? रैशिश मैम। अच्छा, रैशेस बोलते हैं क्या? मैम पैचिस ही होगा ना, पैचिस डायरिया को ही तो बोलते हैं शायद। मुझे मतलब एक्चुअली मुझे वो वर्ड नहीं मालूम, वो उसका मीनिंग ही पूछ रही हूँ, क्या है पेचिश? पेचिश में उपयोगी होगा। इसबगुल का सेवन किस में उपयोगी है? उल्टी में, खांसी में, पेचिश में, या कब्ज में? तो ऑप्शन कब वॉज में? यस। कब? तो मैं खाली पूछ रही थी कि व्हाट इज, वो क्या था पेचिश? शायद डिसेंट्री होता है, शायद। ओके, ओके। एक है जेस्टेशनल डायबिटीज, या वो निम्नलिखित किस समय पर होता है, राइट? तीन टाइप के डायबिटीज रहते हैं जनरली, वो हम अभी डिस्कस नहीं करती हूँ। गेस्टेशनल डायबिटीज या तो मधुमेह निम्न समय पर होता है, वृद्धावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में, या गर्भावस्था में? गर्भावस्था में। गर्भावस्था में। यस, और ये टेम्परेरी रहता है, तो जनरली इसको
टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज ही बोलते हैं, और दिस इज थर्ड वन जो टेम्पररी कंडीशन में होता है और फिर चला जाता है। मधुमेह का संबंध निम्न से है: प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या अबाव ऑल? इंसुलिन। प्रोलैक्टिन। इंसुलिन। यस, मैम मधुमेह का संबंध इंसुलिन मैम से है। यस यस, आप वो बोल रहे थे ना अभी पेचिस पेचिस। हाँ हाँ, हाँ, वो क्या उसको है? उसको भी बोलते हैं। मतलब जो डायरिया होता है ना, तो ओके उसी टाइप से होता है। ओके 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 ओके, थैंक यू। ये शायद ये पढ़ा हुआ है ना, हमारा हो गया ना। अति अल्प मासिक स्राव है, उसको क्या बोला जाता है? हाइपोमेस्टिया, थैलेमेसिया, हाइपोमेनोरिया या तो साइक्लोथाइमिया? अति अल्प मासिक पोमेनेरिया। हाइपोमेनोरिया, यस। निम्न अंग में विकार का परिणाम हेपेटाइटिस है, ये तो सभी को मालूम ही होगा कि हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करता है? यकृत, वृक्क, हृदय या फेफड़ा? लीवर, यस। लीवर में। सॉरी, मधुमेह का प्रारंभिक लक्षण, सॉरी टाइम, अभी हम एक दो ही क्वेश्चन लेंगे, राइट? 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, फिर बाद में सर का क्लास होगा। सॉरी, हाँ, मधुमेह का प्रारंभिक लक्षण है आलस्य, अकारण थकान, आंखें कमजोर होना या तो अबाव ऑल? अबाव ऑल। या मधुमेह के प्रारंभिक मतलब जब तक आपका डिटेक्ट भी नहीं हुआ है ना कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, वो तो बाद में आपको मालूम पड़ेगा, बट जनरली ये चीजें होने लगती है। आप ऐसे लिथार्जी फील होगी मैम क्या आपको, क्या ऐसे ऑप्शन थे? आलस्य, अकारण थकान, आंखें कमजोर होना एंड अबाव ऑल। ओके मैम। ओके, ये प्राइमरी सिम्टम्स है। और वेट लॉस भी हो जाता है अगर ऑप्शन में कुछ अलग हो, तुरंत ही वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि बॉडी शुगर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, राइट? मधुमेह या तो डायबिटिक के समय में तब उनका जो भी हमारा वेट है सडनली वो अपने आप घटता जाएगा विथआउट एनी रीजन, और तब हम जाके ऐसे टेस्ट करवाते हो तब मालूम पड़ता है कि डायबिटीज पॉजिटिव आता है। लास्ट वन है, रक्त पंप करने हेतु जब हृदय सिकुड़ता है, इस रक्तचाप को कहा जाता है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, उपयुक्त दोनों या ऊपर से कोई भी नहीं? वापस बोलूं? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक। यस। कौन बोला डायस्टोलिक? जब सिकुड़ता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है पंप करने के लिए, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। डायस्टोलिक जब ऐसे एक्सपांड होता है दैट इज नोन एज डायस्टोलिक। जब सिकुड़ता है दैट इज सिस्टोलिक। ओके, तो ऑप्शन ए है सिस्टोलिक। और नॉर्मल हमारा बीपी क्या माना जाता है? नॉर्मल बीपी रेंज, ब्लड प्रेशर रेंज 120/80। या सिस्टोलिक डायस्टोलिक ऐसे माना जाता है 120/80। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। कैंसर का उपचार करने वाले चिकित्सक को कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या तो सर्जन? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कैंसर रिलेटेड कोई भी चीज को ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, एक लास्ट, स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण है अकारण हंसना, अकारण चिल्लाना, आक्रामक होना या तो अबाव ऑल? स्किज़ोफ्रेनिया। अबाव ऑल। ओके, एक लास्ट, थेरेपी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, थेरेपी से ही एंड करेंगे। थेरेपी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध है ग्रीक भाषा से, थेरेपिया से, उपयुक्त दोनों से या तो डी ट्रीटमेंट से? रिपीट करने की जरूरत है? यस, आंसर तो सही आ रहे हैं। ये ग्रीक वर्ड है थेरेपिया। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।
आज का थैंक यू क्लास सो हम मच एंड करते हैं। कल हम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वही सॉल्व करेंगे, राइट? तो सभी को ठीक है ना? मैं डायरेक्ट पेपर्स ही प्रेजेंट कर देती हूँ, मैंने नंबर्स लिख के ही रखे हैं, तो फटाफट हम सॉल्व करते जाएंगे, राइट? यस मैम। हमारा कल थेरेपी खत्म हो जाएगा। टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you very much, ma'am. थैंक